हम यूपी ट्रिपल एस सी पे 2022 रोजगार पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने देखा भारतीय इतिहास, सेकंड चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आइए इसे देखते हैं। इसका भी हमने पार्ट 1 में कवर किया है, आप उसे देख सकते हैं। आइए हम इसके आगे का भाग कवर करते हैं, जिसमें हमने देखा क्रांतिकारी आंदोलन। हम नेक्स्ट देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण क्या रहा है। आइए देखते हैं। इसके पिछला भाग आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, फिर इसे देखिए। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो पॉइंट वाइज है उसे आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से जो असंतुष्ट थे युवा, उन्होंने 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित युवाओं ने पुनः क्रांतिकारी पथ चुना। 1917 में रूसी क्रांति संपन्न हुई थी। 7 नवंबर 1917 को ये संपन्न हुई थी, जिसके जो नेता थे, जो बोल्शेविक दल थे के समर्थक थे, उनकी जो सरकार थी निरंकुश थी, अत्याचारी थी, जो बहुत ज़्यादा क्या करती अत्याचार करती थी, उसे व्लादिमीर इलिच युलानोवा यानी कि लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य यानी सोवियत संघ की स्थापना की गई, जिससे सोवियत संघ से चीन, एशिया और जो अन्य भाग जार साइड मतलब जो भी साम्राज्यवाद का आधिपत्य करने वाले थे, उनको ये समाप्त किए। और इसी क्रांति से ये निर्णय हुआ कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति होती है, तथा अगर हम मिलजुल कर एक होकर अगर हम किसी भी महाशक्ति, कोई भी बहुत बड़ी शक्ति वाला हो, कितना भी पावरफुल हो, हम उसे भी नष्ट या उसे भ्रष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे का भाग देखते हैं क्या दिया है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में की गई, जिसका सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य क्या था। इसके 1925 में काकोरी कांड को अंजाम देना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि काकोरी डकैती कब की गई, या फिर काकोरी कांड कब अंजाम दिया गया। 1925 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी कांड में शामिल कौन कौन से लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से बच के भाग निकले, जो कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन जब आया था तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं का जिसे कहते हैं ना बदला लेने के लिए, इसके प्रति उत्तर में लिखा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या कब की गई। 1928 में। 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर षड्यंत्र इन पर केस चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के प्रतीकात्मक विरोध में केंद्र सभा में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तार भी हो गए। इसका उद्देश्य बाहरी सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाना था, बात को पहुंचाना था। यानी कि जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका, उस समय वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पे बहस चल रही थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब फेंका इन्होंने। 8 अप्रैल 1929 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कब किया गया। 1929, 8 अप्रैल 1929 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। इसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक की रचना की। द फिलॉसफी ऑफ बम की रचना भगवती चरण वोहरा ने की। किसके कहने पर। चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहने पर की थी। जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में
भूख हड़ताल करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। जतिन दास थे जो जेल में भारतीय बंद होते थे, जो भी क्रांतिकारी बंद होते थे, उनके साथ बहुत ही निर्मम तरह की क्या कहते हैं मानवीय, उनके साथ बहुत ही निर्मम तरह की दंड दिए जाते थे जो असहनीय होते थे। इसके खिलाफ जतिन दास ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, जिसके कारण 63 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सत्य भक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दिसंबर 1925 ईस्वी में बम्बई के सिंगारविल चेटियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित कर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके क्या उद्देश्य थे? भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना था। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख षड्यंत्र केस क्या क्या रहे हैं, आइए देख लेते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 ईस्वी। यह केस मॉस्को में कम्युनिस्टों के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया था। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया था। यह मुकदमा 1922-23 ईस्वी में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है केस। कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस क्या है? कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इस पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का आरोप लगाया गया। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, कई अन्य साम्यवादियों को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे कानपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्या है, मेरठ षड्यंत्र केस क्या है? 1929 से 1933 ईस्वी तक। 20 मार्च 1929 ईस्वी को सरकार ने देश भर में 32 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इसमें से आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात का घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया था। यही मेरठ षड्यंत्र किसके तहत आता है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 ईस्वी। इसको डायरेक्ट भी पूछ देता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1924 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। 1924 ईस्वी में स्थापना कानपुर में की गई थी। इसकी स्थापना सचिन संथाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों के योगदान से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसी का नाम HRA की जगह HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA का गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ की? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। इसका नाम बदल दिया गया। आप क्या बता सकते हैं कमेंट में कि क्या नाम रखा गया है? इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चटगांव सत्याग्रह कांड। बंगाल के सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों
अंबिका चक्रवर्ती, प्रतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि से मिलकर चटगांव सत्याग्रह पर हमला कर दिया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत 12 जनवरी 1934 को उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते वक्त मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1931 ईस्वी को सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को गोली मार दी। राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी चरण इसलिए और भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि पहली बार इस समय महिलाओं की क्रांतिकारी में भूमिका सर्वाधिक रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इंग्लैंड में बैरिस्टर की शिक्षा लेने के बाद भारत आने पर उन्होंने पहला केस राजकोट में लड़ा। डायरेक्ट पूछ देता है, गांधी जी ने अपना पहला मुकदमा या केस भारत में कहाँ पे लड़ा था? राजकोट में। ठीक है। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका डरबन चले गए और वहीं पर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। अफ्रीका में गांधी जी टॉल्स्टॉय व फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1906 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक इन्हें सत्याग्रह किया और जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। ये याद करिएगा, टॉल्स्टॉय फिनिक्स फॉर्म। नेक्स्ट क्या है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आए और इसकी उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2003 से भारत सरकार प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2003 से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के आने के उपलक्ष्य गांधी जी 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत में वापसी किए थे। ऐसा नहीं कि वो नहीं आते थे, आए थे, लेकिन पूर्ण रूप से आके बस गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। नवजीवन साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संचालित होते थे। नवजीवन और यंग इंडिया। ठीक है। 1909 में उनकी हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर पड़ते पाश्चात्य प्रभावों के प्रति चिंता व्यक्त किया और लिखा कि अंग्रेजों को बाहर निकालने से अधिक आवश्यक अंग्रेजियत को बाहर निकालना है। अंग्रेजियत मतलब अंग्रेजों द्वारा जो उनकी रीति रिवाज हैं उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाया। गांधी जी ने गुजराती भाषा में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक आत्मकथा लिखी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद उनके सचिव महादेव देसाई ने किया और बाद में उनके निजी सचिव प्यारेलाल बने, जिन्होंने गांधी की डायरी लिखी नामक पुस्तक भी लिखी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1919 से 1947 ईस्वी में के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। परिणामतः 1940 ईस्वी में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम द्वारा पृथक राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी का आगमन। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हुए और आगे चलकर महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, याद रखिएगा। गांधी जी के भारत आने के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया, जिसके कारण उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहते थे। गांधी जी को लगता था कि अंग्रेजों से अगर अच्छे से बात की जाएगी तो वो शायद स्वतंत्रता दे देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि
प्रदान की थी। केसरी हिंद गांधी जी को उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कि रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इन्होंने साबरमती आश्रम को अपने कार्यों का ही केंद्र स्थल बना लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी के स्थानीय प्रयोग कौन कौन से रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह, इनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया। चंपारण के सत्याग्रह के प्रमुख कारण चंपारण में यूरोपीय नीलहों द्वारा तकाबी ऋण या 3 पद्धति व्यवस्था थी, जिसके कारण किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य बता दिया गया था। हालांकि नील की खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम और ऊपर से मेहनत और अन्य वो जो ज़मीन होती है नील की खेती के बाद फिर उपजाऊ नहीं रह जाती है और उस पर से ये लोग 3/20 भाग पर करना अनिवार्य कर दिए थे। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने इस स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी ने चंपारण आने का न्योता दे दिया। महात्मा गांधी ने चंपारण जाकर किसानों की समस्या को जाना और ब्रिटिश सरकार से इस समस्या का हल की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के प्रयासों से इस समस्या से निपटने के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी जी चंपारण के 3 पद्धति को खत्म करने में सफल रहे और किसानों को अंग्रेज नियमों से मुक्ति मिली। तो गांधी जी पे अंग्रेजों को बड़ा विश्वास था, क्योंकि इन्होंने उन सबके कहने पर सैनिकों की भर्ती करवाई थी, जिससे और इन्हें भी विश्वास था कि मैं जो इसमें तो उनको सफलता मिली। आइए आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पाखरे, JB कृपलानी आदि महात्मा गांधी के सहयोगी बने और महिलाओं ने उन्हें बापू की उपाधि दी। यानी इम्पोर्टेंट क्या है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और वहाँ की महिलाओं ने बापू की उपाधि से संबोधित किया, जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या 1918 ईस्वी। अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फ्लैग की समस्या खत्म होने के बाद मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण मजदूर इसे जारी रखना चाहते थे। इस समस्या की जानकारी प्राप्त करने के बाद गांधी जी मजदूरों में 35% वृद्धि की मांग की, जिसके पश्चात मिल मालिकों में 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि इसको देने के बाद उन सभी मजदूरों को मिल से नहीं निकाला जाएगा। महात्मा गांधी जी इस से काफ़ी निराश हुए और उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल कर दिया। अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ की थी। कुछ समय पश्चात मिल मालिक 35% वृद्धि देने के लिए तैयार हो गए और गांधी जी इस समस्या से मजदूरों को भी निजात दिलाने में सफल रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस दौरान महात्मा गांधी जी को अम्नालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन और मोरारजी देसाई से सहयोग मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। खेड़ा में 1918 में अकाल के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान वसूला जा रहा था। किसानों द्वारा इस विरोध किया गया तथा लगान माफ़ करने की मांग की गई। गांधी जी ने यहाँ लगान बंदी का नारा दिया। लगान बंदी का नारा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में दिया था, जो 1918 ईस्वी में हुआ।
सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अनुयायी बने थे। इस दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गुप्त घोषणा की गई कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाएगा जो किसान लगान देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी। 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक था। रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट अधिनियम के नाम से जाना गया। रोलेक्ट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए बंद कर रख सकती है, और इसलिए इस कानून को क्या कहा गया? बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया, रोलेक्ट एक्ट। इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया, किंतु उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बाद में गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी का जमनालाल दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर आदि से ने सहयोग किया था। जमनालाल दास को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। गांधी जी की गिरफ्तारी के प्रभाव सर्वाधिक पंजाब पर पड़ा, जब वहां के दो लोकप्रिय स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब में असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान डायर ने इसे मार्शल लॉ का उल्लंघन मानते हुए निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया और हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसे त्याग दिया, और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने अपनी उपाधियां त्याग, केसरी हिंद की उपाधि जो मिली थी उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। अंग्रेज ने इस कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग समिति का गठन किया था, जिसमें गांधी जी भी इसके सदस्य बने थे। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। जनरल डायर को इस पर अंग्रेजों ने लंदन में उसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ और यह तब और अधिक तीव्र हो गया जब महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते हैं। अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों लोगों को मिला के अली बंधु कहा जाता है, ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की व इस्लामी साम्राज्य की परंपराओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। अली बंधुओं मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी ने के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, असहयोग आंदोलन। आइए देखते हैं। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का कांग्रेस अधिवेशन का नाम प्रस्ताव पारित किया गया। शोषणकारी सत्ता का सहयोग न करना ही असहयोग का मूल उद्देश्य था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने 3 बिंदुओं के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। खिलाफत संबंधी मूल सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अन्याय की जांच, स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले केसर हिंद की उपाधि और जो भी अन्य पद थे उसको लौटा दिए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था कांग्रेस के। ये नेक्स्ट देखो। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने के बाद अंग्रेजों का भारतीय जनता पर दमन चक्र और भी बढ़ गया। इसके परिणाम जगह जगह पर लाठीचार्ज करना, मारपीट, हत्याकांड आदि प्रारंभ हो गए थे।
मुख्य नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जाने लगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान नाम गांव था, वहाँ 3000 किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने थाने को, मतलब वहाँ की जो भीड़ थी जो क्रोधित थी, उसने क्या किया, वहाँ का जो थाना था, थाने पे हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने कभी भी अपने किसी भी आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। वो उसको वापस ले लेते थे, फिर से उसको पुनः चालू कर दिया करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। परिस्थितियों का लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कारागार की सजा दे दी गई, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन क्या है। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस वैचारिक स्तर पर 2 भागों में विभक्त हो गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किया? CR दास ने। इस पार्टी के बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 ईस्वी के नाम से जाना गया। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराजियों को 101 में से 42 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद यह दल बिखरने लगा और सरकार के साथ सहयोग करने लगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया और इस कारण स्वराज पार्टी का भी अंत हो गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ये देखते हैं क्या है। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। दिसंबर 1924 ईस्वी में बेलगाम में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन बेलगाम का जहाँ महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों को साथ लेकर 240 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी गांव पहुंचे, जिसे डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जल्द ही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में पूरे भारत में यह फैल गया था, जिसमें तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगौड़ आश्रम के तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की थी। उन्होंने नमक यात्रा को तोड़ा और तमिलनाडु में ही तंजौर के समुद्र तट के किनारे इन्होंने तोड़ा। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत। वायनोर सत्याग्रह के नेता केपल ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी।
उड़ीसा में कौन किया? गोपचंद बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक व पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। असम में सिलहट और बंगाल के नोआखली में भी नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम भाग में सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन में समन्वय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के नाम से भी जाता था। ये लोग लाल कुर्ती पहन के अपना एक अलग पहचान देके कार्य करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाली रेजिमेंट की 2 प्लूटों ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस रेजिमेंटों के नेता चंद्र सिंह गढ़पाली थे, जिसके बदले सिपाहियों को लंबी सजाएं दी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। असम में कनिंघम का भारतीय पुरातत्व का जनक, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कनिंघम को भारी विरोध हुआ, जिसमें छात्रों व अभिभावकों को आंदोलन से न जुड़ने की चेतावनी दी गई थी। उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गैंडिन्यू ने अपने नागा साथियों के साथ समन्वय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन दिया और कालांतर में नेहरू ने गैंडिन्यू को रानी की उपाधि प्रदान सम्मानित किया था। इस आंदोलन के दौरान छात्रों ने वानर सेना और छात्रों ने मंजरी सेना का गठन कर आंदोलनकारियों की मदद की थी। कौन सी सेना? वानर सेना और मंजरी सेना। इसकी आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को विभक्त तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। आंदोलन के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जब ये लोग चला रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को 4 मई 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने ऐलान किया कि धाराशाला नमक कारखाने पर ये अपने साथियों के साथ दावा बोलेंगे और वहीं पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी जो कांग्रेसी कार्यकारिणी थी, उन्होंने एक प्रस्ताव किया और जिसमें इन्होंने कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा न किया जाए, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर न अदा किया जाए और मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाए। ये सारी चीज़ें पारित की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार का सबसे खतरनाक दमनचक्र का रूप धरसड़ा में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों को धरसड़ा नामक कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व लोहे की मुठ वाली लाठियों से पीटा गया। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय वायसराय ने गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने के बाद महात्मा गांधी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया और गांधी इरविन के बीच समझौते का माहौल बनाने में तेज बहादुर समप्रभु तथा M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान लंबी वार्ता के बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुद्दों को सुलझाने तथा सार्वजनिक हित पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 ईस्वी के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लंदन में आयोजित प्रथम गोल सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को में 19 जनवरी 1930 ईस्वी तक चला। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते क्या दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल
89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 3 ब्रिटिश दल, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल ने प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटिश भारत में से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया, और भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा जो मनोनीत थे उन्होंने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी लंदन में हुआ। 7 सितंबर 1931 ईस्वी में 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे, और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा, अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहले दूसरे तीनों में भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और उसी समय चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर का कहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। संवैधानिक सुधारों की चर्चा सांप्रदायिक विषय मतभेद का कारण बने, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के राजनीतिक अधिकार व सिविल सेवकों में अधिकार के लिए डटे रहे, और कांग्रेस द्वारा इनका सभी सम्मेलनों में भाग न लेना इनकी असफलता का कारण माना जाता है। तेज बहादुर संप्रभु, मुकुंद राज जयकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व 100 प्रतिनिधियों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है सांप्रदायिक पंचाट। इसके तहत दलित वर्ग व पृथक निर्वाचक लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत अनुचित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 148 कर दी गई तथा पृथक निर्वाचक समाप्त कर दिया गया। इनका मानना था अम्बेडकर जी का कि अलग से निर्वाचन किया जाए, और गांधी जी को लगता था कि अगर अलग होगा तो यहाँ पे सांप्रदायिकता हो जाएगी, वो जो भेदभाव है वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। गांधी जी ने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित किया और अस्पृश्यता विरोध आंदोलन में लग गए। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी ने सांकेतिक तौर पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। आइए नेक्स्ट देखते क्या है प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1937 ईस्वी। कांग्रेस के 1936 ईस्वी में लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सभी दल चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रही। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह साबित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट
कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं अम्बेडकर ने धन्यवाद दिवस मनाया था। आइए निर्देश प्रांतों में के प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री थे? मद्रास से श्री राजगोपालाचारी थे, बंगाल से फजलुल हक, सिंध से अल्लाह बख्श, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा BN दास उड़ीसा से थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत थे, बम्बई BG खेर, पंजाब से सिकंदर हयात खां थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव प्रांतीय विधान मंच में 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव की प्रस्तुत किया गया। इसमें डोमिनियन स्टेट एवं संविधान नियंत्री सभा के गठन की बात कही गई, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, नहीं अपनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो 28 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचे और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। इसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर देकर दिनांकित चेक कहा और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों ने तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। वर्धा समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित करवाया। भारत छोड़ो का झुकाव यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहीं पर गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि आंदोलन नहीं किया गया तो मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। गांधी जी ने कब कहा था, मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा? भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पास कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू होते ही गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा पैलेस में ही रखा गया था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते क्या हुआ फिर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया और बाद में जेल की दीवार फाड़कर फरार वो हो गए और आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किया। आज़ाद दस्ता नाम का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने गठन कर भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, जो समूचे देश में गूंज उठा। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाल लिया, जैसे कि अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया।
वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन और तीव्र हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आंदोलन की गतिविधियों को संचालित या प्रसारित करने के लिए कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई, जिसका संचालन उषा मेहता ने किया था। याद रखिएगा, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना का संचालन किया था। ब्रिटिश संस्था से जुड़े सभी तत्वों व प्रतीकों पर करारा प्रहार किया गया और भारत छोड़ो कार्यक्रम का हिस्सा न होते हुए भी यातायात व संचार साधनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट, 7 मार्च 1943 ईस्वी को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 ईस्वी को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई भागों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समांतर सरकारें स्थापित कर ली गई थी, जिसकी शुरुआत बलिया में चीतू पांडे ने की और उसके बाद क्रमशः तामलुक, तलचर व सतारा में समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिंथोगो ने 15 अगस्त 1942 ईस्वी को आंदोलनकारियों पर हवाई जहाज से मशीन गन का उपयोग करने का आदेश कर दिया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज स्थापित हो जाएगा। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामाजिक माना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने विभाजन का प्रस्ताव दिया, जिसे CR फार्मूला 1944 के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान एक वयोवृद्ध महिला मातंगिनी हजारा के शौर्य का उल्लेख मिलता है, जिसने गोली लगने के बावजूद तिरंगे को गिरने नहीं दिया था। वो महिला कौन थी? मातंगिनी हजारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने इंडियन सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और किंतु CR दास के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस पर भी समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था और वे पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की जगह डेमोनियन स्टेटस की मांग की गई तो सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए और उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया की लीग की स्थापना कर दी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और पुनः 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। किंतु कुछ मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के वेश में कोलकाता से निकलकर काबुल पहुँचे। वहाँ ओरलैंडो मैस्ट्रो के नाम से अफगानिस्तान और रूस होते हुए वे बर्लिन पहुँच गए। उन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन में हिटलर से मुकाबला कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। वहाँ के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना।
ये कहा। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के मन में आया था। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया, सुभाष चंद्र बोस ने कि नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भारतीय सेना के अधिकारी जो थे मोहन सिंह, इनके मन में आया था। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। डिवीज़न का 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। यहाँ इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें H.C. चटर्जी वित्त, M.A. अय्यर प्रचार, लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्रियों के विभाग में मंत्री बनाए गए। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की थी तथा सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई तथा अन्य ब्रिगेडरों के नाम सुभाष ब्रिगेडर, नेहरू ब्रिगेडर और गांधी ब्रिगेडर रखा था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आज़ाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइकू हवाई अड्डे पर हुई संदिग्ध हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के 3 अधिकारियों प्रेम सहगल, शहनवाज खान, G.S. डिलन को गिरफ्तार कर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर केस चलाया गया। इन सैनिक अधिकारियों का केस लड़ने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।